तो फर्स्ट हम लोग आज एक पॉइंट लिखते हैं पहले स्पर्म वायबिलिटी के बारे में। चलिए देखिए, जैसे लास्ट क्लास की अगर हम बात करेंगे तो लास्ट क्लास में हमने स्पर्म के फॉर्मेशन को डिस्कस किया था कि स्पर्म किस तरह से बनता है, और उसके बाद हमने देखा था स्पर्म का स्ट्रक्चर। स्पर्म के स्ट्रक्चर को भी हमने ऑब्जर्व कर लिया। अब हम उसमें एक पॉइंट लिखते हैं, और जो हमारा पहला टॉपिक आता है ये है स्पर्म वायबिलिटी क्या होती है। तो सबसे पहले हम स्पर्म वायबिलिटी को समझ लेते हैं। स्पर्म वायबिलिटी, देखिए स्पर्म वायबिलिटी, स्पर्म वायबिलिटी का मतलब है रिमेनिंग ऑफ स्पर्म एक्टिव आफ्टर इजैक्यूलेशन। इस टाइम पीरियड को स्पर्म वायबिलिटी बोलते हैं। और ये कितना होता है? ये जो टाइम पीरियड है ये होता है अराउंड 24 आवर्स। ठीक है, तो स्पर्म वायबिलिटी होती है 24 आवर्स। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है हमारा, वो है oogenesis। जैसे हम गैमेटोजेनेसिस समझ चुके हैं कि फीमेल में कैसे होता है, तो फीमेल के अंदर हमने पढ़ लिया कि ओवम की फॉर्मेशन किस तरह से होगी। अब हम देखते हैं, सॉरी फीमेल में कह रहा हूँ, हमने मेल में पढ़ लिया कि स्पर्म की फॉर्मेशन किस तरह से होगी। अब हम फीमेल में देखेंगे कि ओवम फॉर्मेशन किस तरह से होती है। तो उस प्रोसेस का नाम है oogenesis। oogenesis का मतलब है दी प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम या एग फ्रॉम उगोनिया सेल्स। उगोनिया सेल से ओवम की फॉर्मेशन हो जाना या एग की फॉर्मेशन हो जाना, इसे बोलते हैं oogenesis। और एक बात और इसके बारे में हम बोलेंगे कि जो ये oogenesis का प्रोसेस है ये डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये बीच में रुक जाता है, मतलब ये कंटिन्यू नहीं चलता। तो दिस प्रोसेस इज डिसकंटिन्यूअस, ये एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, और ये प्रोसेस फीटल स्टेज से ही स्टार्ट हो जाता है। दिस प्रोसेस स्टार्ट एट फीटल स्टेज। इसका हम कई बार जिक्र कर चुके हैं, कई बार हमने इसको डिस्कशन भी किया है, इसको इस पॉइंट को, कि जब जो बेबी है, जो फीमेल बेबी है जिसका जन्म होना है, वो अपने मदर के यूट्रस में है, उसी स्टेज से इसके अंदर जो ये ओवम फॉर्मेशन का प्रोसेस है, जैसे हम oogenesis बोल रहे हैं, वो शुरू हो जाता है। ठीक है, और कब स्टार्ट हो जाता है ये? तो प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ में ही, मतलब 1 महीने के बाद ही या 1 महीने के अंदर ही ये प्रोसेस जो है उसके अंदर एग फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ पर इन इन फर्स्ट मंथ ऑफ जेस्टेशन, जब जेस्टेशन का पहला महीना होगा तब उस फीटस के अंदर क्या रहेगा? जो फीटस है हैज 1700
प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल क्या होते हैं ये बात आपको पता है क्योंकि आप ओवरी का टीएस समझ चुके हैं। इन एन या इन ओवरी, तो ओवरी में लगभग 1700 प्राइमरी फॉलिकल देखे जाते हैं। ठीक है, फिर जब इसके बाद सेकेंड मंथ होगा, जब जेस्टेशन का दूसरा महीना चलेगा तो उसमें क्या होगा, इन सेकेंड मंथ ऑफ जेस्टेशन। जेस्टेशन का मतलब वही है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो सेकेंड मंथ में जो ये प्राइमरी फॉलिकल हैं, प्राइमरी फॉलिकल कितने हो जाते हैं, बिकम 6 लाख। सेकेंड मंथ में ये बढ़ के 6 लाख हो जाएंगे। और ऐसे चलते चलते जब 5वां महीना आएगा तो 5वें महीने में या 5वें महीने के अंत में, आफ्टर 5th मंथ ऑफ जेस्टेशन, ये 5वें महीने के बाद ये कितने हो जाएंगे, प्राइमरी फॉलिकल बिकम्स, ये 5वें महीने के अंत में 7 मिलियंस हो जाते हैं। ठीक है, या हम बोल सकते हैं 5वें महीने में बोल देते हैं, फिफ्थ मंथ में, 5वें महीने में ये 7 मिलियन हो जाएंगे। और जैसे ही ये 5वां महीना खत्म होगा फिर ये प्राइमरी फॉलिकल डीजेनरेट होना शुरू होते हैं, एट्रीशिया हो जाता है। इनमें एक टर्म आएगी एट्रीशिया। एट्रीशिया का मतलब होता है जो सेल है उसका श्रिंक कर जाना, सिकुड़ जाना और सिकुड़ के खत्म हो जाना। तो हम ये बोल सकते हैं आफ्टर एंड ऑफ 5th मंथ of gestation, the primary follicle gets atresia। एट्रीसिया का मतलब होता है श्रिंक हो जाना। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे अब डी जेनरेट्स, खत्म होना शुरू होंगे ये प्राइमरी फॉलिकल फिर। ठीक है, और बर्थ तक, जब उसका बर्थ हो जाएगा तो बर्थ होने पर हर एक ओवरी में लगभग 2 मिलियन प्राइमरी फॉलिकल बचेंगे। और प्यूबर्टी आते आते हर एक ओवरी में लगभग 60,000 से 80,000 ही प्राइमरी फॉलिकल बच पाते हैं। तो ये पॉइंट नोट कर लिए होंगे आप सभी ने। आगे बढ़ जाएं। तो हमें लिख सकते हैं एट बर्थ ovary contain around 2 millions प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, और प्यूबर्टी पर कितने बचते हैं, एट प्यूबर्टी आने पर ईच ओवरी कंटेन 60 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल। प्यूबर्टी आने पर 60 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल ही बचेंगे। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं बचते। और एक बात और यहाँ हमें समझनी है कि हर 500 प्राइमरी फॉलिकल में से एक ही प्राइमरी फॉलिकल ऐसा होता है जो एग में
कन्वर्ट होता है। तो हम ये लिख सकते हैं आउट ऑफ 500 प्राइमरी फॉलिकल only one develops into egg, जो एग में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो हमें oogenesis के बारे में ये ध्यान रखनी है। अब हम इसके प्रोसेस की तरफ चलेंगे कि ये प्रोसेस कैसे होता है, इसमें कौन कौन से फेज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक नोट करें और उसके बाद हम इस प्रोसेस को समझते हैं। तो यदि जो प्रोसेस की बात करें तो oogenesis में कुछ फेज होंगे, तो हम समझते हैं फेजेस ऑफ oogenesis। फेजेस ऑफ oogenesis, इसमें 3 फेज रहेंगे। तो देखिए फेज यदि देखें oogenesis के तो इसमें 3 फेज हैं। कौन कौन से हैं? पहला फेज है इसका मल्टीप्लिकेशन। तो फर्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में जो डिवीजन होता है वो होता है माइटोसिस डिवीजन। तो इसमें होगा माइटोसिस डिवीजन ताकि नंबर बढ़ जाए सेल का। ठीक है, दूसरा होता है ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में विटेलोजेनेसिस होता है, मतलब यॉल्क फॉर्मेशन होती है। और तीसरा जो फेज है वो है मैचुरेशन। मैचुरेशन फेज में आपका मियोसिस डिवीजन होगा। इसमें होता है मियोसिस डिवीजन। ये तीन फेज जैसे ही पूरे हो जाएंगे तो आपके एग की फॉर्मेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं वन बाय वन तीनों फेजेस को हम समझेंगे। देखें सॉरी, एक फ्लो चार्ट से समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। जैसे ये है हमारे पास, हम एक जर्माइनल एपिथेलियम लेके चलेंगे जिससे क्या होगा, ओगोनिया सेल की फॉर्मेशन होगी। तो ये जर्माइनल एपिथेलियम है। जैसे हम जर्माइनल एपिथेलियम की बात करते हैं, ये हुआ जर्माइनल एपिथेलियम लेके चल रहे हैं हम लोग। ये जर्म सेल है। ये है जर्म सेल। अब इस जर्म सेल में होगा माइटोसिस डिवीजन। इस सेल को ले लेते हैं मान लीजिए हम, और इस सेल के अंदर होता है क्या, इसके अंदर हो रहा है अंडरगो माइटोसिस डिवीजन। तो जब इसमें माइटोसिस डिवीजन हुआ, ये डिप्लॉइड है सेल, इसमें माइटोसिस होगा तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करेंगी। ठीक है, और ये सेल क्या कहलाएंगी, ये सेल हो गई आपकी ऊगोनिया सेल्स। इनमें नंबर इंक्रीज कर रहा है। ये वाला जो फेज है जो नंबर इंक्रीज करने के लिए हो रहा है, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन। ये हुआ मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद
जो ये ऊगोनिया सेल है 2n है ये, इस ऊगोनिया सेल का साइज इंक्रीज होगा। तो क्या हो गया इसमें, इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन साइज। साइज जो इंक्रीज हुआ है ये किस वजह से हुआ, ये हुआ ड्यू टू विटेलोजेनेसिस। इसमें विटेलोजेनेसिस हो गया, विटेलोजेनेसिस। और विटेलोजेनेसिस का मतलब होता है यॉल्क फॉर्मेशन। तो इसमें यॉल्क फॉर्मेशन होगी। यॉल्क ना, यॉल्क का मतलब होता है न्यूट्रिटिव सब्सटेंस, जो देखे जाते हैं एग के अंदर, जो न्यूट्रिएंट देखा जाएगा, जो एग को न्यूट्रिएंट देगा, उसको यॉल्क बोलते हैं। तो इसमें यॉल्क फॉर्मेशन हो गई, और यॉल्क फॉर्मेशन के प्रोसेस को बोलते हैं विटेलोजेनेसिस। इसमें यॉल्क बहुत ही कम अमाउंट में देखा जाता है फीमेल के अंदर, बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में होता है, और पूरे सेल में ये यॉल्क डिस्ट्रीब्यूट होता है, मतलब किसी एक जगह पे नहीं होता, पूरी की पूरी सेल में फैला हुआ रहेगा, लेकिन बहुत ही कम अमाउंट में होगा, बहुत ही लेस अमाउंट में होगा। और इसके अलावा इसमें कुछ ऑर्गेनेलिज वगैरह भी डेवलप होंगे, जिसकी वजह से सेल का साइज बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर सेल का साइज जो है वो इंक्रीज कर गया, और जब सेल का साइज इंक्रीज कर गया तो अब इसी सेल को नाम दिया गया है प्राइमरी oocyte। ठीक है, ये बन गया प्राइमरी oocyte, जो कि 2n है। और ये वाला जो फेज कहलाया, जिसमें प्राइमरी oocyte की फॉर्मेशन हो गई है, इस फेज को बोलते हैं ग्रोथ फेज। ये है ग्रोथ फेज। अब जो प्राइमरी oocyte बना है, इस प्राइमरी oocyte में होगा फर्स्ट मियोसिस डिवीजन। तो यहाँ पर क्या हुआ, अंडरगो फर्स्ट मियोसिस डिवीजन। लेकिन ये वाला जो मियोसिस डिवीजन है, ये क्या होगा, ये इनकम्प्लीट होगा। इट इज इनकम्प्लीट। ये इनकम्प्लीट मियोसिस डिवीजन है। यहाँ पर हम एक स्टार करके नोट लिख देते हैं। जो oogenesis है, गेट अरेस्टेड। इसका मतलब oogenesis रुक जाएगा। और कहाँ रुकता है, कहाँ अरेस्ट होता है ये, गेट अरेस्टेड एट प्रोफेज 1। जो मियोसिस 1 का प्रोफेज 1 है, वहां तक तो डिवीजन होगा, और प्रोफेज 1 में जाके ये जो मियोसिस डिवीजन है, मियोसिस 1 है, वो रुक जाएगा, इसलिए इनकम्प्लीट है इसमें मियोसिस 1। ठीक है। और जो आपके ये हैं प्राइमरी oocyte हैं, इनके चारों तरफ एक ग्रेनुलोसा सेल की लेयर बन जाती है, जिससे प्राइमरी फॉलिकल की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, ये वाला जितना स्टेप है, अब जितने भी प्राइमरी oocyte बनने हैं वो बर्थ से पहले बन जाएंगे। तो ये जो पूरा स्टेप हुआ है यहाँ तक का, जहां पर डिवीजन जो है अरेस्ट हो गया, ये पूरा हुआ है फीटल स्टेज में, बर्थ से पहले पहले हो गया ये। ठीक है, फिर बर्थ हो जाएगा, और फिर आएगी प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के बाद ये डिवीजन कंटिन्यू होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे डिवीजन कंटिन्यू आफ्टर प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के बाद क्या होगा, यही सेल जो है प्राइमरी oocyte, ये दो में डिवाइड हो जाएगा। एक तो बना लेगा सेकेंडरी oocyte, ठीक है, और एक बनाएगा स्मॉल स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं हम फर्स्ट पोलर बॉडी। एक बनेगा सेकेंडरी oocyte, दूसरा बनेगा फर्स्ट पोलर बॉडी। ये जो फर्स्ट पोलर बॉडी है, ये क्या कर जाएगी,
गेट डीजेनरेट, ये फर्स्ट पोलर बॉडी डीजेनरेट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है। और सेकेंडरी oocyte कैसा है, ये अब रह गया हैप्लॉइड, ये हैप्लॉइड हो गया। अब देखो क्या होगा, जो सेकेंडरी oocyte है, अब इस सेकेंडरी oocyte में होगा सेकेंड मियोसिस डिवीजन, इसमें होगा सेकेंड मियोसिस डिवीजन। कैसे होता है उसको हम आगे बनाते हैं। ये जो इवेंट है इतना आप नोट कर लें, और उसके बाद हम इसके आगे का चेंज देखते हैं कि सेकेंड मियोसिस कैसे होता है और सेकेंड मियोसिस में के बाद क्या क्या इसमें प्रोड्यूस होगा। तो जैसे ये सेकेंडरी oocyte बन गया और एक पोलर बॉडी बन गई, पोलर बॉडी तो खत्म हो जाएगी, सेकेंडरी oocyte बचेगा। सेकेंडरी oocyte अभी ना उसी स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट है, टर्शियरी फॉलिकल फिर ग्राफियन फॉलिकल के अंदर ही देखा जा रहा है अभी ये। अब जो ये सेकेंडरी oocyte है इसमें होगा अंडरगो मियोसिस सेकेंड, इसमें अब मियोसिस सेकेंड होगा। और जब सेकेंड मियोसिस होता है तो क्या होगा, सेकेंड मियोसिस जब होगा तो ये दो पार्ट में फिर डिवाइड हो जाएगा, एक बना देगा एग या ओवम, एक तो बन जाएगा ओवम, इसको एग या ऊटिड भी बोलते हैं, और एक बनेगी सेकेंड पोलर बॉडी, सेकेंड पोलर बॉडी। और ये सेकेंड पोलर बॉडी भी क्या हो जाएगी, गेट डीजेनरेटेड। अच्छा, यहाँ पर कुछ बातें आपको याद रखनी है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो सेकेंडरी oocyte है ये रिलीज हो जाता है कब, ग्राफियन फॉलिकल ब्रेक होगा, और जो एग बोलते हैं, जो एग रिलीज हो रहा है, जो ओव्यूलेशन हो रहा है, तो एग एक्चुअल में एग रिलीज नहीं होता, सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, इट रिलीजेस फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल, ये ग्राफियन फॉलिकल से रिलीज होता है सेकेंडरी oocyte। और इसमें मियोसिस कब होता है, सेकेंड मियोसिस कब होगा, it takes place it takes place by the entry of sperm, जब स्पर्म एंटर करेगा, स्पर्म टच करेगा जाके इसको, तब सेकेंड मियोसिस होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रोसेस oogenesis कंप्लीट, इसे नोट करें, और इसमें कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। सॉरी, नोट कर लीजिए इसको। आगे बात करते हैं हम लोग अब, यहाँ पर इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसा देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एग या ओवम। तो एग या ओवम के स्ट्रक्चर की हम लोग बात करते हैं। देखिए, तो अब बात करते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एग, स्ट्रक्चर ऑफ एग या ओवम। एग की बात करें या ओवम की बात करें तो कैसा है ये,
इसमें थोड़ा ना नेटवर्क इशू चल रहा है और नेटवर्क इशू की वजह से हम इसको कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ तक आप करके रखें, बाकी जो स्ट्रक्चर है ओम का वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे।